हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास के आर्थिक विकास की आलोचना। तो कल हम लोग कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित इतिहास के आर्थिक विकास के बारे में जाने थे, तो आज इसकी आलोचना देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास के जिस रूप की व्याख्या की गई है उसकी निम्नलिखित आलोचना की जाती है। इसमें पहला पॉइंट है, सामाजिक विकास में आर्थिक व भौतिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। तो इतिहास के विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों में यद्यपि आर्थिक व भौतिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उत्पादन और वितरण का व्यवस्था मानवीय संबंधों का निर्धारण अवश्य करती है, लेकिन इतिहास केवल मात्र आर्थिक संबंधों का परिणाम नहीं है। इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अनेक परिवर्तन धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो 1947 में भारत व पाकिस्तान के विभाजन का कारण सांप्रदायिक था, ये आर्थिक नहीं था। दूसरा है, प्रत्येक आर्थिक परिवर्तन उच्चतर युग को जन्म नहीं देता। तो प्रत्येक ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद आने वाला युग अवश्य नहीं है कि पहले युग से श्रेष्ठ और उच्च होगा, क्योंकि परिवर्तन एक सीधी रेखा में उच्चतम की ओर ना होकर निम्नतम व उच्चतर दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अनेक बार इतिहास में ऐसी अवस्थाओं का वर्णन मिलता है जो पहले से अधिक दुखदायी और निम्न स्तर का होता है। तीसरा है, सभी ऐतिहासिक घटनाओं की आर्थिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाओं के मूल रूप में आर्थिक कारण नहीं होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के संन्यास, मराठों के पतन, इतिहास में पाए जाने वाले अनेक युद्धों का कारण आर्थिक नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास के निर्माण में संयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा आर्थिक तत्वों को इतना अधिक महत्ता प्रदान की गई है कि संयोग की उपेक्षा कर दी गई है, जबकि मानवीय इतिहास के निर्धारण में संयोग की भी महत्वपूर्ण स्थान रही है। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था मुख्य रूप से संयोगों पर ही आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था का क्रम विश्व में एक सा नहीं रहा है। कार्ल मार्क्स के द्वारा ऐतिहासिक विकास की जिन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है वह संपूर्ण विश्व पर लागू नहीं होता है। जैसे पूर्वी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अधिकांश भागों में दास व सामंतवादी प्रथाओं के कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता, मतलब परिणाम या प्रमाण देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है, विकास की गति पर केवल आंतरिक वातावरण का नहीं बल्कि बाहरी वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इतिहास में पाई जाने वाली गतिशीलता और परिवर्तन की प्रक्रिया किसी देश की आंतरिक परिस्थितियों से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि बाहरी वातावरण भी उसे प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद भारत की आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी स्थितियों पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, इतिहास की अंतिम अवस्था राज्यविहीन समाज नहीं है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह प्रतिपादित करना है कि इतिहास का विकास राज्य विहीन समाज का निर्माण करने के बाद रुक जाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है निरंतर गतिशील रहने का है, उसमें पूर्ण विराम की स्थिति संभव नहीं है। और जैसे जैसे समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे इतिहास में भी परिवर्तन होगा।